स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसने राजनीति की दुनिया में एक बड़ा धमाका किया। हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों की। ये केवल एक हार या जीत नहीं है, बल्कि एक पूरे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य का बुनियादी बदलाव है। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सिर्फ एक नंबर सोचिए, 207। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन विधानसभा सीटों की संख्या है जिन पर 2026 में जीत दर्ज की गई। एक ऐसी जगह जहां बरसों तक वामपंथी और क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा माना जाता था, वहां पूर्वी भारत के नक्शे को बदलने वाले इस एक नंबर ने सच में सभी पुरानी मान्यताओं को तोड़ दिया है। अब जरा इन 2 सालों के बीच के फासले को देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां सत्ताधारी पार्टी के पास 29 सीटें थीं, वहीं सिर्फ 2 साल बाद विधानसभा में तस्वीर बिल्कुल पलट गई। इतनी तेजी से इतना बड़ा बदलाव, ये समझना बेहद दिलचस्प है कि आखिर जमीन पर ऐसा क्या बदला। इस पूरे राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए हम इन 6 अहम पहलुओं पर तेजी से चर्चा करेंगे। 2026 का भूकंप, दशकों की तैयारी, संस्थागत कारण, वेलफेयर की लड़ाई, सामाजिक बदलाव और अंत में अपवादवाद का खत्म होना। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर और समझते हैं इस ऐतिहासिक चुनावी परिणाम के असल मायने क्या हैं। कई सालों तक एक टर्म काफी सुनने को मिलता था, बंगाली अपवादवाद। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मान्यता थी कि यहाँ का भाषाई गौरव और संस्कृति किसी भी राष्ट्रीय लहर को आसानी से रोक लेगी। राजनीतिक विश्लेषक इसी पर भरोसा करते थे, लेकिन 2026 के नतीजों ने इस सालों पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, क्योंकि ये जीत कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी। इस जीत की नींव दरअसल बहुत पुरानी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये कथन 1947 के विभाजन तक जाता है। स्रोत बताते हैं कि इसी ऐतिहासिक कथा ने पार्टी के वैचारिक आधार को सालों तक मजबूती दी है। अगर हम टाइमलाइन को थोड़ा करीब से देखें तो समझ आएगा कि ये एक लंबा और धैर्य से भरा सफर रहा है। वामपंथी शासन के दौरान आरएसएस के शांति से चलते जमीनी काम से लेकर 2014 और 2019 के बड़े चुनावी उछाल तक एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम किया गया, जिसने धीरे धीरे मुख्य विपक्ष की जगह पक्की कर दी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो बात करता है उन संरचनात्मक और संस्थागत कारणों की जिन्होंने इस पूरे पतन की रफ्तार को बढ़ा दिया। एक प्रक्रिया यहां काफी चर्चा में रही, विशेष गहन संशोधन। जरा सोचिए, लगभग 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये कुल मतदाताओं का लगभग 12% था। ये अपने आप में एक इतना बड़ा संस्थागत बदलाव था जिसने रातों रात राज्य का चुनावी गणित हिलाकर रख दिया। और जाहिर है, इस पर भारी विवाद हुआ। स्रोत सामग्री बताती है कि एक तरफ इसे अवैध घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं की जरूरी सफाई बताया गया, तो दूसरी ओर इसे मुख्य समर्थकों को जानबूझकर हटाने की साजिश कहा गया। बिना कोई गोली चले ये चुनाव नागरिकता और अधिकारों के एक बेहद भावनात्मक युद्ध में बदल गया। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पुरजोर तरीके से रखीं। लेकिन असंतोष की आग में घी का काम किया कुछ और बड़े मुद्दों ने। शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन स्कैम और बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां, इन सब ने मिलकर एक जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाया। जब जनता में नाराजगी होती है तो उसे एक नया रास्ता चाहिए होता है, और इन विवादों ने उस गुस्से को सही दिशा दे दी। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं कि कैसे वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर का सीधा युद्ध लड़ा गया। जमीन पर एक अलग ही आर्थिक मुकाबला चल रहा था। आंकड़े साफ बताते हैं कि कैसे सत्ताधारी पार्टी के फायदे को बेअसर करने के लिए महिलाओं और युवाओं के लिए नकद मदद और रोजगार के वादों को सीधे दोगुना कर दिया गया। ये पूरी तरह से अर्थशास्त्र की लड़ाई बन चुकी थी। ये रणनीति सिर्फ धर्म या पहचान तक सीमित नहीं थी। भारी मात्रा में रोजगार सृजन का वादा करके और चुनाव से ठीक पहले गारंटी कार्ड बांटकर नए नेतृत्व ने उन लोगों के बीच एक नई आर्थिक उम्मीद जगा दी जो पलायन और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की ओर, क्योंकि सिर्फ अर्थव्यवस्था के दम पर इतना बड़ा राजनीतिक भूकंप नहीं आता। इसके पीछे के सामाजिक बदलावों को भी समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, यहां एक 5 M's की रणनीति काम कर रही थी। महिला, मुस्लिम, प्रवासी, मतुआ और मशीनरी। इन 5 स्तंभों ने एक तरफ तो पुराने वोटर बेस को बहुत ही रणनीतिक तरीके से तोड़ा और दूसरी तरफ हजारों शाखाओं की मदद से एक मजबूत जमीनी फौज तैयार कर दी।
एक और गेम चेंजर फैक्टर यहां ध्यान देने वाला है, और वो है अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव। रिपोर्ट बताती है कि कई विरोधी दलों के बीच वोट ऐसे बटे कि जिन जिलों में पहले एक तरफा जीत मिलती थी, वहां अब समीकरण पूरी तरह बिगड़ गए। इस बिखराव का सीधा फायदा विपक्ष को मिला। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर और देखते हैं कि इस नए सच का देश के ढांचे पर क्या असर पड़ेगा। डबल इंजन सरकार का सीधा मतलब है राज्य और केंद्र की शक्ति का एक हो जाना। इस नतीजे ने 1960 के दशक के बाद पहली बार इस क्षेत्र में एक ऐसी पावर पेश की है जो क्षेत्रीय राजनीति से हटकर एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय विचारधारा की तरफ बढ़ रही है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा और उकसाने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या सालों पुराना वो बंगाल मॉडल इस नए राजनीतिक ढांचे में अपनी पहचान बचा पाएगा, या फिर इस पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और राजनीतिक डीएनए हमेशा के लिए बदल चुका है? ये निश्चित रूप से एक ऐसी बात है जिस पर आगे बहुत चर्चा होने वाली है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।